नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। आज इस बुलेटिन में हम जानेंगे आजाद भारत की कुंडली। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिश राज से भारत की आजादी का भी मुहूर्त तय हुआ था? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजाद भारत की बाकायदा कुंडली तक तैयार की गई थी। आज हम आपको आजाद भारत की कुंडली और आजादी के मुहूर्त की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इस पूरी कहानी का केंद्र था मध्य प्रदेश का उज्जैन। देखिए हमारा खास शो आजाद भारत की कुंडली। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो ये कोई आम तारीख नहीं थी। आजाद भारत की कुंडली और बाकायदा मुहूर्त के हिसाब से 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए तय किया गया था। लेकिन आजाद भारत की कुंडली और आजादी के मुहूर्त को उज्जैन में लिखा गया था। प्राचीन काल से ही उज्जैन को भारत में खगोल शास्त्र और समय यानी काल गणना का मुख्य केंद्र माना जाता रहा है। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक पृथ्वी की शून्य देशांतर रेखा और कर्क रेखा का मिलन बिंदु यही माना गया है। साल 1946 और 47 के मध्य में इसी उज्जैन में भारत की आजादी का मुहूर्त निकाला जा रहा था। आजाद भारत की कुंडली तैयार की जा रही थी। उज्जैन के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास उस समय अपनी भविष्यवाणियों को लेकर खासे चर्चा में रहते थे। काल गणना के आधार पर की जाने वाले पंडित सूर्य नारायण तिवारी की भविष्यवाणियों का असर था कि वो देश और विदेश में भी चर्चित थे। इसलिए वो देश के शीर्ष नेताओं के भी करीबी माने जाते थे। दावा किया जाता है कि भारत की आजादी की भविष्यवाणी भी पंडित सूर्य नारायण व्यास ने 1930 में कर दी थी। और यही कारण रहा कि पंडित सूर्य नारायण व्यास वो शख्स थे जिन्होंने भारत की आजादी का मुहूर्त निकाला और आजाद भारत की पहली कुंडली बनाई। ये कहानी भारत की आजादी से 1 साल पहले शुरू होती है। आजादी से 1 साल पहले साल 1946 में जब ये तय हो गया था कि देश आजाद होगा, अंग्रेज भारत से रुखसत हो रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। जब लगभग सब कुछ तय हो चुका था, ये भी तय हो चुका था कि अगस्त 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन लौट जाएंगे। लेकिन जो तय नहीं हुआ था वो थी आजादी की तारीख। ये वो वक्त था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। भारत के 2 टुकड़े हो रहे थे। उन दिनों उज्जैन के क्रांतिकारी लेखक और ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास को दिल्ली से बुलावा आया। पंडित सूर्य नारायण व्यास को यह बुलावा सामान्य ही लगा, क्योंकि पंडित सूर्य नारायण व्यास देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काफी करीबी थे और उनसे मिलने के लिए उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता था। डॉक्टर प्रसाद ने अपने भरोसेमंद गोस्वामी गणेश दत्त महाराज के जरिए पंडित व्यास को दिल्ली बुलवाया था। लेकिन पंडित जी का ये दिल्ली बुलावा काफी खास निकला। जब पंडित सूर्य नारायण व्यास दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवाल रखा गया कि ज्योतिषी गणना के मुताबिक किस दिन भारत को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। अंग्रेजों से 2 तारीखें मिली थी, 14 और 15 अगस्त, जिनमें से जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान के गठन और भारत की आजादी के लिए एक दिन चुना जाना था। हम आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और बहुत कम लोग जानते होंगे आज के समय में कि आजादी का जो मुहूर्त है उज्जैन के महान ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने निकाला था, जो पद्म भूषण थे। हम यह मुहूर्त कैसे निकला, उनको कैसे दिल्ली बुलाया गया, इसी को लेके उन्हीं के पुत्र जो विख्यात लेखक है राजशेखर व्यास जी, उन्हीं से बात करेंगे। वो ही इसको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी आप बताएं कि किस तरीके से जो मुहूर्त निकला, किस तरीके से बुलाया गया था पंडित जी को। दरअसल पंडित सूर्य नारायण व्यास एक विश्वविख्यात व्यक्ति थे। वो आरंभिक दौर से एडल्फ हिटलर जैसे लोग उनसे राय लेते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता था 1930-33 में, फर्स्ट इंडियन हू मेट एडल्फ हिटलर। तो जब देश स्वतंत्र होने को था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 ही दिन दिए थे
14 अगस्त और 15 अगस्त। और तो राजेंद्र बाबू ने पंडित जी को बुलवाया, एक गोस्वामी गणेश दत्त महाराज थे जो इनके भी गुरु थे, उनके माध्यम से कि ये सब आके तय करे देश का स्वतंत्रता का मुहूर्त का विषय है। तो 2 ही दिन थे 14-15, और जिन्ना अड़ गया कि हम 14 अगस्त को एक दिन पहले लेंगे। पंडित व्यास ने आजाद भारत के लिए पांचांग से मुहूर्त देखे। पंडित व्यास के बेटे डॉक्टर राजशेखर व्यास बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुहूर्त जैसी बातें नहीं मानते थे। उन्होंने 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए चुना। पंडित सूर्यनारायण व्यास जी का ऐसा मानना था कि यदि स्थिर वृषभ लग्न में भारत की स्वतंत्रता घोषित की जाएगी और हम अपने देश की स्वतंत्रता को स्वीकारेंगे, तो देश में आजादी और लोकतंत्र दोनों ही स्थिर रहे। कहा जाता है कि जब इस मुहूर्त की बात मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले प्रधान बने, और उन्होंने भी इसको, उनके भी संज्ञान में था कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन वो इस मुहूर्त में विश्वास नहीं करते थे। 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान की स्वतंत्रता घोषित की, और उसका परिणाम यह है कि वो देश आज तक, पहले दिन से आज तक अस्थिर है। लेकिन भारत में न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता स्थिर हुई, हमारा लोकतंत्र भी स्थिर है। ऐसा नहीं है कि पंडित व्यास ने जिन्ना को रोका नहीं था। उन्होंने जिन्ना को चेताया था कि 14 अगस्त के दिन ग्रह स्थितियां ठीक नहीं है। अगर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो संभव है वो हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि उस दिन कुंडली में लग्न भी अस्थिर वाला था। लेकिन जिन्ना नहीं माने। तो 2 ही दिन थे 14-15, और जिन्ना अड़ गया कि हम 14 अगस्त को एक दिन पहले लेंगे। पंडित जी ने कहा उन सबसे कि ठीक है, वहां लोकतंत्र का दिवाला पिटेगा, अपन लोकतंत्र की दिवाली मनाते। तो 15 अगस्त की अर्धरात्रि का जो मुहूर्त निकला वो व्यास जी का दिया हुआ है, क्योंकि दिए गए 2 ही दिनों में वही श्रेष्ठ समय था। अभिजीत नक्षत्र था, जो स्थिर लग्न था, वृषभ लग्न, और इस तरह से उन्होंने जो शनि बुध की दशा बीतती गई, केतु पे शुक्र की आई, सूर्य की, उन दशाओं का दिन कर लिया था कि इस राष्ट्र का निरंतर उत्थान होगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास की सलाह पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का समय भारत की आजादी के लिए तय किया। कारण था उस दिन भारत की कुंडली में स्थिर वृषभ राशि का लग्न होना। ये लग्न स्थिर माना जाता है। पंडित व्यास का तर्क था कि स्थिर लग्न में देश आजाद हुआ तो आजादी और लोकतंत्र दोनों स्थिर रहेंगे। अर्धरात्रि के लिए मुहूर्त तय हुआ अभिजीत नक्षत्र में, जो नक्षत्रों का एक तरह से पुष्प की तरह राजा माना जाता है। तो वो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था, ये बात अब जग जाहिर है। और ये मैंने भी सबसे पहले सर वुड राइट की किताब पढ़ी थी, हु डजंट कंसल्ट स्टार, कौन है जो सितारों की सलाह नहीं लेता है। उसमें वुड राइट वो आदमी जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन में भारत आया था, तो वो नौजवान था, उसको पता था कि भारत में कोई ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान है कि सब सलाह उनसे लेते हैं, भारत भर के महान लोग। तो उसने अपनी बुक में लिखा था, और ये के एम राव ने सबसे पहले जनसत्ता में एक लेख लिखा आजादी की 25वीं सालगिरह पर। ये सूर्यनारायण जी व्यास की देन है, ज्योतिष की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने इस राष्ट्र की आजादी का। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा सुबह की है, लेकिन दावा किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इसकी सलाह भी पंडित व्यास ने ही दी थी। 15 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को लेकर तिथियां तय करने में एक जो संशय की स्थिति बनी ज्योतिषीय आधार पर, क्योंकि उस समय राजेंद्र प्रसाद ज्योतिष विद्या को बहुत मानते थे। तो उन्होंने तय किया कि किसी योग्य विद्वान ज्योतिष से हम तिथि निर्धारित करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र गणेश दत्त महाराज को उज्जैन से पंडित सूर्यनारायण व्यास को दिल्ली बुलवाया और तिथि निर्धारित करवाई। दरअसल 14 अगस्त को अस्थिर लग्न था, मेष लग्न था, इसीलिए वो तिथि नहीं ली गई।
और जब दोनों तिथियों की विवेचना की गई तो ये पाया गया कि 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है उसमें वृषभ लग्न है और वो स्थिर लग्न है। ऐसे में स्थिर विकास होगा, जो देश होगा हमारा वो आगे बढ़ेगा स्थिरता के साथ। इसलिए तय किया गया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही तिरंगा फहरा दिया जाए, औपचारिक स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाए और वहां का जो लाल किला है वहां शुद्धिकरण भी कर लिया जाए। इसीलिए जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने उसी दिन रात को ही 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे ही लाल किले से तिरंगा फहराया था, शुद्धिकरण हुआ था। पूरे देश में हर्ष का माहौल मध्य रात्रि में ही था। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अगर हम आधी रात को आजादी का समय ले रहे हैं तो इसी समय में ध्वजारोहण किया जाए। स्वतंत्रता के औपचारिक कार्यक्रम भले ही सुबह किए जाए, लेकिन पहला ध्वजारोहण आधी रात में ही होगा। पंडित नेहरू ने उनकी बात मानी और आधी रात में लाल किले पर ध्वजारोहण किया। ये तो मुझे भी अब याद थी कि झंडा पर बहुत लोग कहते हैं कि अर्धरात्रि को लाल किले पे फहराया था, वो मुहूर्त और शगुन की दृष्टि से। लेकिन सुबह ही प्रातःकाल का मेरे पास दृश्य मिलता है बीबीसी लंदन वगैरह के, जो मैंने फिल्में बनाई हैं, जो हमारे पास फुटेज अवेलेबल है। अब वो उस समय के कोई मौजूद लोग ही बता पाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट खुली थी, शपथ ग्रहण रात में हुआ था। जो नेहरू का फेमस स्पीच है वो तो मिलता है, यूट्यूब पर भी है, फिल्मों में भी है, मेरी 50 फिल्में हैं। तो द मिडिल ऑफ द नाइट व्हेन वर्ल्ड विल स्लीप इंडिया विल अवेकन, वो नेहरू जी का बहुत महान भाषण है कि दुनिया जब सो रही थी हम जाग रहे हैं। हालांकि वो भाषण पोएटिक है, तथ्य की दृष्टि से गलत है। दुनिया जाग रही थी, हमारी रात्रि का समय था, दुनिया तो जागती उस समय। लेकिन वो नेहरू जी का एक पोएटिक स्पीच है जो बहुत फेमस है, मिडनाइट ऑफ द स्ट्रोक, वो मैंने अपनी कई फिल्मों में दिखाया। तो शपथ ग्रहण तो अर्धरात्रि को ही हुआ था, 12:30। उज्जैन में 1902 में जन्मे पंडित सूर्य नारायण व्यास 1921-1922 से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए थे। वो ज्योतिषी भी थे तो इस पर लेख भी लिखा करते थे। 1930 में आज नाम की पत्रिका के एक लेख में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत अगस्त 1947 में आजाद हो जाएगा। तो भारत की आजादी से बहुत पहले उनके राजेंद्र प्रसाद से बेहद गहरे संबंध थे। सन 35 से एक इतिहास संशोधन परिषद बनी थी। बिहार में भागलपुर भूकंप आया, ये उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी। खाली घोषणा नहीं कर दी, फिर वो विश्वविख्यात भूकंप जब आया तो वे वहां सेवा करने भी पहुंचे। तो इस तरह से व्यास जी और गांधी मरेंगे नहीं, मारे जाएंगे, ये घोषणा वो 28 में कर चुके हैं। देश 15 अगस्त 47 को आजाद होगा, ये घोषणा भी वो 24-25 में कर चुके हैं। तो निरंतर अपने पंचांग में वो लिखते ही रहते थे इस तरह की भविष्यवाणी, प्रतिमाह की भी। और उनका मासिक पत्र था विक्रम, जिसके वो संपादक थे। तो वो राष्ट्र हित में भविष्यवाणी करते थे, डराने चौंकाने के लिए नहीं। उज्जैन के इतिहासकार और पंडित सूर्य नारायण व्यास के करीबी रहे भगवती लाल राजपुरोहित बताते हैं कि अक्सर बातों बातों में सूर्य नारायण व्यास आजादी के मुहूर्त की कहानी बताते थे। प्राप्त करने के चक्कर में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सबको ज्ञात है। तो जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपको जानकारी पंडित जी ने ही दी थी कि जो स्वतंत्रता का मुहूर्त उन्होंने निकाला था और उसी मुहूर्त के हिसाब से झंडा वंदन हुआ, देश आजाद हुआ। तो उसके बाद में क्या राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके घर भी आए होंगे? उनके घर पर पंडित व्यास जी और राष्ट्रपति का एक साथ चित्र लगा हुआ था, जो महाकाल मंदिर के अंदर का भी है और उनके घर का भी है। तो वो देख करके हमने उनसे पूछा और उन्हें बताया कि ये राष्ट्रपति जी जो है वो जब महाकाल दर्शन किए उन्होंने। भगवती लाल राजपुरोहित बताते हैं कि सूर्य नारायण व्यास बताते थे कि उन्होंने जो मुहूर्त निकाला उसके मुताबिक देश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। वो ऐसा मुहूर्त था कि चिरस्थायी
होने का, स्वतंत्रता के चिरस्थायी होने का मूड था। और उसका परिणाम ये है कि आज तक हमारा देश की जो स्वतंत्रता दिवस हम निर्द्वंद रूप से मनाते चले आ रहे हैं। आजादी की मुहूर्त निकालने वाले पंडित सूर्य नारायण व्यास के बारे में ये भी बताया जाता है कि 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना था। तब पंडित व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले ही बता दिया था कि वो दोबारा देश के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये बात भी सही साबित हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए। इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित व्यास को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि आपने पहले ही बता दिया था। राष्ट्रपति बनने पर बहुत सारे पत्र हैं, वो छपे मेरे ब्रोशर में भी हैं, जगह जगह हैं। एक पत्र में राजेंद्र बाबू लिख रहे हैं कि आपने बहुत पहले कहा था कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, इसके बारे में बहुत पहले कह दिया था। हाँ, वह बात तो शास्त्र की बात थी, पर उसके अलावा भी प्रवचन की नहीं हो रही है साचा। यानी आपने कह दिया था तो फिर वो बात कैसे नहीं होती? तो महापुरुष का वचन है, वो झूठ कैसे? पंडित सूर्य नारायण व्यास से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुराने और गहरे संबंध थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उज्जैन आए या पंडित सूर्य नारायण व्यास दिल्ली जाएं, दोनों की हमेशा मुलाकात होती थी। कल आए नहीं राष्ट्रपति के उज्जैन में, बहुत लोगों को जानकारी नहीं कि राजेंद्र बाबू कई बार आए उज्जैन, अनेकों बार। जैसे विक्रम कीर्ति मंदिर को सबसे पहले बनाया तो 8 मई 1951, उसके बाद कलदास समारोह में भी आए 1958 में। और वो हमेशा पंडित जी से मिलने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के नंगे पांव पैदल पंडित जी के भवन पर आते थे। महाकाल भी पंडित जी के साथ ही जाते थे, वो सब चित्र मिलते हैं, सारे चित्र उपलब्ध है। महाकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें राजेंद्र बाबू पंडित जी साथ चल रहे हैं, महाराज शिवाजीराव सिंधिया पीछे चल रहा है। विक्रम कीर्ति मंदिर के उद्घाटन भी इन तीनों का चित्र मिलता है, सब चित्र उपलब्ध है। और राजेंद्र प्रसाद का मैंने आपको बताया पंडित जी के साथ 35 से संबंध था। 62 उनके देहावसान तक रहा। मेरे पास लगभग उनके 2000 पत्र से ज्यादा पत्र सुरक्षित है, हाथ के लिखे हुए। डाकुओं के आत्मसमर्पण का विचार भी सबसे पहले सूर्य नारायण व्यास जी ने उनको दिया था विक्रम पत्र में। बाद में विनोबा जयप्रकाश नारायण के माध्यम से वो फिर बहुत बात हुई, पर वो उसके प्रमाण है मेरे पास कि डाकुओं का आत्मसमर्पण और वो तहसीलदार जी को बचाया था पंडित जी के कहने पर। तो राजेंद्र बाबू तो पंडित जी से प्रति सप्ताह नियमित राय लेते। तो राष्ट्रपति भवन में व्यास जी का एक कक्ष सुरक्षित था, जिसमें अक्सर राजेंद्र प्रसाद वहीं आकर भोजन करने लगते थे। आमतौर पर नियम यह है कि लोग राष्ट्रपति के कक्ष में जाकर के भोजन करते हैं। पंडित जी को जब पद्म भूषण मिला तो उसका भी संस्मरण मिलता है कि सब लोग एट होम पर जाकर के राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं शाम को पार्टी जो होती है। पंडित जी संकोचवश नहीं गए तो स्वयं राजेंद्र बाबू उनको बधाई देने आए उनके कक्ष में। पंडित सूर्य नारायण व्यास की देश ही नहीं विदेशों तक चर्चा थी। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उज्जैन दौरे पर आते थे तो वो प्रोटोकॉल तोड़कर पंडित सूर्य नारायण के घर जरूर जाते थे। विद्वान पंडित है, वो मुहूर्त निकालते थे, वो बिल्कुल पक्के होते थे और वो प्रेरणादायी होते थे। तो सूर्य नारायण व्यास जी की ख्याति तो अंतर्राष्ट्रीय थी, वे राष्ट्रीय भी नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय थे। सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी उनसे बहुत प्रभावित थे। हिटलर तक उनसे प्रभावित थे। हिटलर ने उन्हें जर्मनी बुलाया था और उनका सम्मान किया था। तो फिर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो प्रभावित क्यों नहीं होते? राजेंद्र प्रसाद जी तो पंडित जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य सेवक जैसे थे। वो राष्ट्रपति रहते हुए भी पंडित जी के निवास पर 2-3 बार पधारे और बिना प्रोटोकॉल तोड़कर उनके निवास पर गए। राष्ट्रपति कहीं जाते नहीं किसी के घर, लेकिन पंडित सूर्य नारायण व्यास के घर उन्होंने निवास भारतीय भवन पर वे 2-3 बार पधारे। ऐसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहते हुए पंडित जी के आवास पर पधारे। आजादी से पहले पंडित सूर्य नारायण व्यास अपने क्रांतिकारी विचारों को लेकर भी जाने जाते थे, इसलिए कई बार क्रांतिकारियों की मदद को लेकर भी वो ब्रिटिश सरकार की नजर में रहते थे। वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नारायण मिश्रा बताते हैं कि कई क्रांतिकारी उज्जैन आकर सूर्य नारायण व्यास के घर रुकते थे, उनसे चर्चा करते थे। भारतीय भवन है जहाँ पंडित सूर्य नारायण व्यास रहते थे, वो वहाँ पर कई क्रांतिकारी भी आकर ठहरे थे।
जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भगत सिंह और कई जो समय के ख्यात जो क्रांतिकारी थे वो वहाँ आके ठहरते थे, वहाँ उनको सहायता मिलती थी, आगे की रणनीति तय होती थी, कैसे काम करना है उस पर चर्चा होती थी, वहाँ निवास होता था। इसीलिए आज भी भारतीय भवन के आगे लिखा है कि ये आवास नहीं, ये इतिहास भी है। उज्जैन आदिकाल से ही काल गणना का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ कई बड़े विद्वान जन्मे। यही कारण था कि जब बाप भारत की आजादी की आई तो सही समय, मुहूर्त और सही लग्न चुनने के लिए उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास को चुना गया। आज तकनीक और साइंस के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहे इस आजाद भारत की नींव में छिपी है भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्म और भारत की वो प्राचीन काल गणना। इसलिए भारत की आजादी की बात आई तो उस प्राचीन काल गणना के जरिए ही आजाद भारत के भविष्य का सटीक मुहूर्त निकाला गया। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। भोपाल के प्रमुख सरकारी भवन और ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी हैं। मंत्रालय यानी कि वल्लभ भवन, विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को खास लाइटिंग से सजाया गया। तिरंगे की रोशनी में जगमगाती इन इमारतों का नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके से पूरी तस्वीर दिखाई, देखे इस रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी सरकारी इमारतों में आकर्षक रूप से लाइटिंग की गई। इस वक्त हम वल्लभ भवन यानी कि मंत्रालय के सामने मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइटिंग की गई है। न सिर्फ वल्लभ भवन बल्कि तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उनमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, वल्लभ भवन जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ ही सतपुड़ा, विंध्याचल समेत तमाम अन्य प्रदेश भर के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं और कार्यालय हैं उन्हें तिरंगे के रंग में यानी कि केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में आकर्षक रोशनी, फसाड लाइटिंग के रूप से भव्य रूप से सजाया गया है ताकि एक संदेश भी दिया जाए और लोगों के बीच एक मैसेज भी जाए, क्योंकि हर साल इस तरीके की लाइटिंग की जाती है और ये आकर्षण का एक जरिया भी बनती हैं और आकर्षण का केंद्र भी रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश इस वक्त इस अवसर को मना रहा है और देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आ रहा है। तो सरकारी इमारतों में भी इस तरीके से लाइटिंग के जरिए देशभक्ति का एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो इमारतें हैं उन्हें आकर्षक रूप से सजा दिया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में सरकारी इमारतें तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। इसके साथ ही इंडिया गेट पर भी विशेष साज सज्जा की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जगमगाता, ये हर जगह की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति भवन हो चाहे इंडिया गेट हो, हर जगह रोशनी से ये जगमगाहट देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ, ये भवन हो या गेट हो। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बुरहानपुर में तैयारियां पूरी कर दी गई। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रमुख शासकीय भवनों और महापुरुषों की प्रतिमाओं को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। कई इमारतें तिरंगे के रंग में रोशन नजर आ रही हैं, जिसे देखने के लिए लोग भी उत्साहित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।